हाय बच्चे, मेरा नाम है नरगिस सुल्ताना। मैं हूँ डॉक्टर जोन का बायोलॉजी टीचर। आज मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ कि सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट जो क्लास 12 में अभी एग्जाम बोर्ड का देने जा रहे, आप लोगों को कैसे 90 से 100 के अंदर मार्क्स मिलेगा। कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करने से आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड के बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको 90 to 100 इवन ये मार्क्स आप लोगों को रहना चाहिए 99, 98, 100 इसके आसपास। और कैसे आप लोगों को ये मार्क्स मिलने वाला है, कौन सा स्ट्रैटेजी आप लोगों को इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। एट फर्स्ट हम यही बोलेंगे कि इस टाइम के लिए आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है। इस टाइम के लिए आप लोगों को पहले आपका बेस्ट फ्रेंड बनाना है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। इसे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी जो बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़े। वहाँ से जितना सारा चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स में क्या करना है, आप लोगों को चैप्टर वाइज पहले आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज चैप्टर के पीछे 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। और वो सॉल्व ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन को देख लिया, आपके दिमाग में चल रहा है उसका आंसर क्या होगा, आपने एक बार भी लिखा नहीं है, वो बात बिल्कुल नहीं चलेगा, उससे आपका मार्क्स बढ़ेगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चैप्टर के अंदर उसके पीछे जितना सारा क्वेश्चन है एक कॉपी में बस उस क्वेश्चन का आंसर सारे लिखना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो ऑब्वियसली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है। दूसरा है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कंसेप्चुअल इतना सारा चैप्टर्स है और वो कंसेप्चुअल चैप्टर में से आपको अगर वो चीज वो टॉपिक अगर आपको पूरे अच्छी तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बायो में एक कंसेप्चुअल चीज में एक डायग्राम आप बना लेंगे तो एनसीईआरटी में जो लाइन में लिखा है उससे अच्छा आप समझ पाएंगे वो डायग्राम में क्या लिखा है या आपको समझ में आ रहा है इस टॉपिक से। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन बीइंग में, अगर कोई चैप्टर ऐसे जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक है, अगर आपको इस टॉपिक में से एक हम उठा के दे रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको एक सिर्फ लाइन में लिख के आपको समझ में नहीं आएगा, या तो आपके एरो देख के वो पूरा प्रोसेस एक के बाद एक लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा एक डायग्राम जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन दिया हुआ है उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर आपको ऑर्गेन्स के बारे में सही तरीके से अगर याद रखना है तो पूरा जो फैलोपियन ट्यूब लेके, यूटेरस लेके, सर्विक्स लेके, प्लस जो वेजाइना का रीजन लेके आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना है तो उसके लिए आप सिर्फ आपको पढ़ने से नहीं चलेगा, आपको डायग्राम बिल्कुल ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ, या आप लोगों को जितना समझ में आएगा, अगर मैं हंस के दिखाऊं तो क्या समझ में आएगा कि हाँ मुझे सच में खुशी हो रहा है। इस डायग्राम अगर हम ऐसे लिखेंगे स्माइलिंग, आई एम स्माइलिंग, ये अगर हम लिखेंगे तो इससे आपको नहीं पता चलेगा मैं कितना हंस रही हूँ। और अगर आप लोगों ने ऐसे एक डायग्राम बना लिया मैं हंस रही हूँ तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। विजुअलाइज जो भी कुछ चीज होते वो हमें ज्यादा समझ में आता है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिएगा कंसेप्चुअल जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक में से जितना डायग्राम हो सके वो बना के रखें। और ऑब्वियसली कोई जब क्वेश्चन देगा, बोर्ड का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ चीज आप लिख रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको डायग्राम के बारे में पता है, छोटा सा एक डायग्राम विथ उसका लेवलिंग करके ड्रॉ कीजिए। और ऑब्वियसली कोई भी डायग्राम आप बनाइएगा उसके नीचे किसका डायग्राम है फिगर लिख के ऑब्वियसली वो लिखना आपको पड़ेगा, नहीं तो उस डायग्राम का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। जब कोई टीचर कॉपी चेक करते हैं जो लिखा है आप लोगों ने वो पढ़ने से बेटर पास में अगर कोई डायग्राम आप बना लेते, टीचर को पता चल जाता है कि इस कंसेप्ट के ऊपर जितना भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको सही तरीके से पता है, तो उसका आपके कॉपी के ऊपर टीचर का एक फेवर आ जाता है। ठीक है। तीसरा है एनसीईआरटी में बहुत सारे डेट, ईयर और साइंटिस्ट का नाम लिखा है, इसको आपको कैसे रट्टा करना है। एक प्रॉब्लम जो हम बहुत पहले छोड़ के आए हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इतना सारा साल, इतना सारा ईयर जो है वो हमें याद नहीं रहता है। उसके लिए सेम यहाँ पे भी बायो के पूरे एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम मिलेगा, बहुत सारे ईयर का नाम मिलेगा, इवन वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, इन ए कॉपी आप एक छोटा सा कॉपी रखिएगा और उस
कॉपी में कुछ मत लिखिएगा, कुछ नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ आपका पूरा एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितना भी कुछ ईआर दिया है, उस ईआर में एक्चुअली जो इवेंट था वो इवेंट के बारे में आपको लिखना है, कुछ डेट है तो डेट के बारे में लिखना है, साइंटिस्ट का नाम लिखना है, साइंटिस्ट ने क्या करके गए हैं उसके बारे में, 1 से 2 लाइन के बीच में डेट, ईयर और आपका साइंटिस्ट और क्या इन्वेंट करके गए हैं, क्या इवेंट्स था उसके बारे में छोटा छोटा करके पॉइंट पॉइंट करके लिखना पड़ेगा। एक कॉपी में जब आपका रहेगा तो उसको रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि जब एक आपके नोटबुक जो है उसके अंदर अगर छुपा छुपा होगा ये सारी चीज आपका दिमाग में रहेगा नहीं, आप जब रिवीजन करने जाएंगे उस टाइम आपको वो याद नहीं रहेगा, इसीलिए आपको एक ही कॉपी में ये करना चाहिए। तीसरा है देखिए, हाईलाइट योर इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ऑब्वियसली सारे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट आप देने जाएंगे तो ऑब्वियसली रीड बिटवीन द लाइन, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 2 लाइन के बीच में भी अगर कुछ होता नहीं है फिर भी इतना पढ़िएगा कि 2 लाइन के बीच में भी एक वर्ड भी आपका छूट ना जाए, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम बोर्ड देने जा रहे तो भी ऑब्वियसली सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, फिर भी 5 लाइन में से 1 लाइन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा, ज्यादा हाईलाइटेड चीज मिलेगा जो एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, छोटे 1-2 लाइन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपॉर्टेंट लाइन कोई भी हाईलाइटर लेके उसको मार्क करना पड़ेगा, ताकि बाद में जब आप रिविजन करने जाएंगे तो पूरा जो पार्ट है उसको ना पढ़ के बस हाईलाइटेड जो पार्ट है उसको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाए। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जब आप रिवाइज करने जाएंगे, अब कुछ दिन के बाद ही है एग्जाम, तो उसके लिए आपका जो टाइम बचा है अभी वो रिवीजन करने के लिए बचा है। तो इस रिवीजन करने के टाइम में आपको दोनों चीज रिवीजन के टाइम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन करने जा रहे हैं मतलब एनसीईआरटी का बुक को ऐसे ऐसे करके पेज जो है उल्टा उल्टा के आपने पढ़ लिया और पूरा आपका कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं रहेगा आपके दिमाग में। आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी लेना पड़ेगा, पतला से एक कॉपी लीजिए, नहीं तो 4-5 कोई चैप्टर पेज ले लीजिए। उसके ऊपर क्या करना है, एक पूरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी में पूरा बहुत डिटेल में लिखा है, उसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको रिवाइज करना है, उस रिवीजन करने वाला चीज इस कॉपी में लिखिए। और ऑब्वियसली जब आप रिवीजन करिएगा हाथ में आपका पेन होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग पढ़ाई से ज्यादा बाकी दूसरा कुछ चीजों में चले जाते हैं। और आप लोगों का एज ऐसा ही है, बाकी बहुत सारे चीज इस टाइम आते हैं, प्लस आप लोगों का एग्जाम का टेंशन भी है। दूसरा, आपको यहाँ पे पेन का यूज इसलिए मैं करने के लिए बोल रही हूँ ताकि जब आप लिख रहे तब आपका दिमाग दूसरा कहीं पे ना जाए, सिर्फ आपका कॉपी आप क्या लिख रहे हैं उसके ऊपर फोकस जाए, ज्यादा रिविजन जो है वो ज्यादा हो जाए, याद भी रहे चीज। और यहाँ पे हम बोलेंगे, जब हम रिवाइज करने जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि जो हार्ड चैप्टर्स है उसको पहले कर लेते हैं, उसके ऊपर जो जितना प्रेशर है वो पहले हम झेल लेते हैं, उसके बाद इजी को करेंगे। कुछ स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हम इजी पहले कर लेते हैं उसके बाद हम हार्ड करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सही लगता है। फिर भी हम मेरी ओपिनियन से हम बोलेंगे कि जो सारे चैप्टर इजी होते हैं, बहुत से चैप्टर हैं बायो में जैसे इजी है, प्रोडक्शन चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इजी चैप्टर है, माइक्रोब्स का चैप्टर बहुत इजी है। ऐसे जो जो आपको इजी लगता है, आपको जो जो इजी लगता है, मुझे जो इजी लगता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी इजी लगे। फिर भी जो जेनेटिक्स का चैप्टर है वो सब लोगों को लगता है इसमें बहुत सारे कुछ है, वो मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए पूरा चैप्टर के अंदर जितना सारा यूनिट है, जितना सारा चैप्टर है, उसके अंदर जितना आपको इजी चैप्टर लगता है पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके पास टोटल चैप्टर में से 5 चैप्टर इजी का पहले आपने 1 दिन में या 2 दिन में रिवाइज करके अलग कर लिया, आपका दिमाग में एक प्रेशर निकल जाएगा कि मुझे और इतना ज्यादा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने 4 या 5 चैप्टर को रिवाइज कर लिए हैं। इसलिए थोड़ा सा जो प्रेशर रहता है कि इतना सारा चैप्टर हम कैसे रिवाइज करें, कब रिवाइज करें, उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जेनेटिक्स हो, जो जेनेटिक्स के अंदर इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो सब है, ये अगर आपको रिवाइज करना है थोड़ा सा बाद में करें, ताकि वो आप धीरे धीरे और बहुत अच्छे से कर पाए। ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही आप लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, बाकी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है और इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी जो चीजें हैं दुनिया में और क्या चल रहा है इसके बारे में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आप लोगों की पेरेंट के लिए इतना ही आप लोगों को चिंता है तो उसके लिए आप ज्यादा चिंता ना करके एग्जाम को अच्छे से दीजिए और ज्यादा मार्क्स लेकर आइए और ट्राई कीजिए आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, ट्राई कीजिए नीट, जेईई ये सब में जाने के लिए। मेरा बायो है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि आप मेडिकल की तरफ आइए और थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस टू यू।